हेलो माय डियर जेपीएससी एस्पायरेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आशा उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल जो है जोरदार तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है जेपीएससी का तैयारी कर रहे होंगे। तो आज जो है हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जेपीएससी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होगा जिसको हम लोग आज कंप्लीट एमसीक्यू कवर करने वाले हैं, उसका नाम है झारखंड में आपदा प्रबंधन। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट इन झारखंड। तो झारखंड में आपदा प्रबंधन से जो है जेपीएससी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम इसकी नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो जेपीएससी पीटी में जो है 5 क्वेश्चन जो होते हैं पूछे जाते हैं झारखंड में आपदा प्रबंधन से। यानी 10 मार्क्स जो होता है 5×2। ठीक है, 5×2 यानी 10 मार्क्स जो होता है झारखंड में आपदा प्रबंधन से जेपीएससी के पीटी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप जेपीएससी का सिलेबस निकाल के देखेंगे तो आपको झारखंड में आपदा प्रबंधन से क्लियरली मेंशन दिखेगा कि 5 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, यानी 10 मार्क्स। तो आज हम लोग 10 मार्क्स कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ गारंटी करता हूं, ठीक है, मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि ये सेशन को लास्ट तक देखने के बाद आपको कोई दूसरा जो है वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, नहीं आप लोगों को झारखंड में आपदा प्रबंधन से और चीज़ें पढ़नी होगी। अगर आप इस सेशन को लास्ट तक देखते हैं तो आपका जो 10 मार्क्स है वो समझिए कन्फर्म है। ठीक है, ये मेरा आप लोगों से वादा है, गारंटी है। ठीक है, तो आज हम लोग इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो है मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, वो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मेरा जो टारगेट है जेपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे पहले, ठीक है, यानी 17 मार्च को जेपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो मेरा टारगेट है कि उससे पहले यानी 20-25 दिनों के अंदर में जितने भी झारखंड जीके यानी अकॉर्डिंग टू जेपीएससी सिलेबस झारखंड जीके का सारा एमसीक्यू का वीडियो मैं कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप लोगों का जेपीएससी के एग्ज़ाम में हेल्प हो। तो कोई वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। ठीक है, इसके लिए आप लोग क्या करना है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, ताकि हर नोटिफिकेशन वीडियो का सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। झारखंड में आपदा प्रबंधन और 10 नंबर जो है सुनिश्चित करते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1, भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड राज्य को किस जोन में रखा जा सकता है? ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है भूकंप सेंसिटिविटी की दृष्टि से झारखंड राज्य को किस जोन में रखा जा सकता है। ऑप्शन है जोन 2, जोन 3, जोन 4, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी इसका सही आंसर होगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडिया में टोटल 4 भूकंप जोन पाए जाते हैं। ठीक है, इंडिया में जो है टोटल 4 भूकंप जोन, 4 प्रकार के भूकंप जोन पाए जाते हैं, जिनमें से है जोन 2, जोन 3, जोन 4 एंड जोन 5। ठीक है, तो भारत में जो है टोटल 4 प्रकार के भूकंपीय क्षेत्र यानी 4 प्रकार के भूकंप जोन पाए जाते हैं। उनमें से 3 जोन, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये 3 भूकंप जोन जो है झारखंड में रखा जा सकता है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भूकंप जोन 2 के तहत, ठीक है, भूकंप जोन 2 के तहत झारखंड के कितने जिले आते हैं? अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि भूकंप जोन 2 के तहत जो है इसके अंदर में कितने झारखंड के जिले आते हैं। ऑप्शन ए 5, 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 11। इसका जो सही आंसर होगा 7। भूकंप, ठीक है, भूकंप जोन 2 के अंदर, ठीक, भूकंप जोन 2 के अंदर झारखंड के टोटल 7 जिले आते हैं। उनमें से कौन कौन है? गुमला, लोहरदगा, रांची, रामगढ़, खूंटी और आपका है गया पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, ये 7 जिले जो हैं भूकंप के जोन 2 में आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा झारखंड के ये 7 जिले ऐसे हैं जो भूकंप जोन 2 में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भूकंप जोन 3 के तहत झारखंड के कितने जिले आते हैं? ठीक है, जोन 3 के तहत झारखंड के कितने जिले इसके अंदर आते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा 15। ठीक है, 15 जिले जो हैं जोन 3 के अंदर आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा भूकंप जोन 3 के तहत झारखंड के 15 जिले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, भूकंप जोन 4 के तहत झारखंड का कौन सा जिला शामिल है? अब पूछा है कि जोन 4 में कौन कौन से झारखंड के जिले शामिल हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है गोड्डा तथा साहिबगंज, धनबाद तथा बोकारो, पलामू तथा लातेहार, पूर्वी सिंहभूम तथा पश्चिमी सिंहभूम। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका गोड्डा तथा साहिबगंज। गोड्डा तथा साहिबगंज को जोन 4 में रखा गया है। ठीक है, भूकंप जोन
4 में जो है गोड्डा तथा साहेबगंज झारखंड के 2 ऐसे ज़िले हैं जिसे 4 जोन में रखा गया है। ठीक है, भूकंप के चौथे जोन में जो है 2 जिले को रखा गया है जिसका नाम है गोड्डा तथा साहेबगंज। याद रखिएगा, ये सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भूकंपीय संवेदनशील की दृष्टि से झारखंड के सर्वाधिक संवेदनशील 2 जिले कौन से हैं। ठीक है, पूछ रहा है कि सेंसिटिविटी के मामले में झारखंड के कौन से ऐसे 2 जिले हैं जो सर्वाधिक सेंसिटिव हैं भूकंप में। ज़्यादातर भूकंप की अगर हम बात करें झारखंड में आएगा तो कौन से ऐसे 2 जिले हैं जिसमें भूकंप ज़्यादा आने के चांसेस है। तो इसका जो सही आंसर होगा साहेबगंज तथा गोड्डा। ठीक है, गोड्डा तथा साहेबगंज ही 2 ऐसे झारखंड राज्य के ज़िले हैं जिसमें ज़्यादा संवेदनशील भूकंप के मामले में होती है, और इसे जो है जोन 4 में रखा गया है। याद रखिएगा। ठीक है, जोन 4 में जो है 2 जिले हैं साहेबगंज तथा गोड्डा जो कि भूकंपीय संवेदनशीलता के मामले में सर्वाधिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड राज्य में बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है। हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियरों के पिघलने के कारण नदियों के जलस्तर में वृद्धि, अत्यधिक मानसूनी वर्षा के कारण नदियों का जलस्तर में वृद्धि, पठारी क्षेत्रों में अधिक वर्षा होने पर जल का प्रवाहित होकर मैदानी क्षेत्रों में फैलना, बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवातों का झारखंड में प्रवेश। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अत्यधिक मानसूनी वर्षा के कारण जो है नदियों का जो जल स्तर बढ़ जाता है। देखते होंगे कि बारिश के दिनों में, मानसून के दिनों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है जिसके कारण जो जल स्तर होता है रिवर में, उसका लेवल जो होता है, वाटर लेवल जो होता है नदियों में बढ़ जाता है। किसके वजह से? अत्यधिक मानसूनी वर्षा के वजह से। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड राज्य का कौन सा भाग बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि झारखंड राज्य का कौन सा भाग बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है दक्षिणी पश्चिमी झारखंड, दक्षिणी पूर्वी झारखंड, और आपका है उत्तरी पूर्वी झारखंड। ऑप्शन डी उत्तर पश्चिमी झारखंड। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका उत्तरी पूर्वी भाग। ठीक है, उत्तरी पूर्वी भाग जो है झारखंड का, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है बाढ़ से। तो याद रखिएगा, उत्तरी पूर्वी का जो इलाका है झारखंड का, वो सबसे ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित होता है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट होगा। तो उत्तरी पूर्वी झारखंड कौन है? झारखंड में अगर उत्तरी पूर्वी की साइड की हम बात करें तो कौन आता है आपका? ये आता है संथाल परगना। कौन आता है? संथाल डिवीज़न। ठीक है, संथाल डिवीज़न जो है झारखंड के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आता है। तो यही जो है संथाल परगना जो है सबसे ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित होता है। अब संथाल परगना में जो है कौन कौन से ज़िले आते हैं? तो आपका हो गया साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर। तो ये जो ज़िले हैं सर्वाधिक बाढ़ से पीड़ित होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि झारखंड राज्य में सबसे ज़्यादा बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित कौन होता है, तो उत्तर पूर्वी झारखंड, यानी जो संथाल एरिया है। ठीक है, संथाल का जो डिवीज़न है उसके जितने ज़िले हैं जैसे साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर, ये सब जो है सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित होते हैं। लेकिन अगर पूछे कि दूसरा सर्वाधिक प्रभावित वाला डिवीज़न कौन सा है, ठीक है, संथाल परगना के अलावा जो है अगर दूसरा जो हम बात करें कि संथाल डिवीज़न के बाद अगर कोई डिवीज़न है जो ज़्यादा प्रभावित होता है बाढ़ से, तो वो आपका है कोल्हान डिवीज़न। ठीक है, कौन सा है? कोल्हान डिवीज़न। संथाल के बाद जो है कोल्हान डिवीज़न के जो ज़िले हैं यही सबसे जो है बाढ़ से प्रभावित होते हैं। तो कोल्हान डिवीज़न के 3 ज़िले हैं, जैसे आपका हो गया पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम और आपका हो गया सरायकेला खरसावां। तो ये जो है कोल्हान डिवीज़न के 3 ज़िले हैं जो दूसरा सर्वाधिक प्रभावित इलाका है बाढ़ से। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड में आने वाले बाढ़ के निम्न में से कौन सी नकारात्मक प्रभाव दिखाई पड़ते हैं? धान की फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव, मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव, ऑप्शन सी शहरी क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था पर दुष्प्रभाव, उपरोक्त सभी। इसमें जो ऑप्शन डी है राइट है, उपरोक्त में से सभी। देखते होंगे कि जब जिस इलाके में बाढ़ आती है तो वहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स जो होता है, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स डालता है। तो उसमें से ऑप्शन दिया गया धान की फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव। देखिए, जब बाढ़ आती है तो धानों की जो फसल होती है उसको काफ़ी नुकसान होता है, जो भी फसल होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन दूसरा है मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव। जी बिल्कुल, जब बाढ़ आता है तो जहाँ तहाँ जो होता है बाढ़ का पानी जमा होता है, जिसके वजह से मलेरिया, डेंगू जैसे खतरनाक वायरस पैदा होने लगते हैं, जिसके वजह से मानव के स्वास्थ्य पर
दुष्प्रभाव पड़ता है। और शहरी क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था पर भी दुष्प्रभाव, जब बाढ़ आता है तो देखते होंगे कि जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम होता है पूरा ठप हो जाता है, पूरा बंद हो जाता है। तो हम कह सकते हैं बाढ़ की वजह से जो होता है शहरी क्षेत्रों में ट्रांसपोर्टिंग यानी परिवहन सिस्टम जो होता है वो बिल्कुल जो होता है चौपट हो जाता है। इसमें जो ऑप्शन डी है राइट होगा, क्योंकि ऊपर के तीनों स्टेटमेंट जो है बाढ़ से रिलेटेड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड राज्य का कौन सा भाग सूखा के प्रकोप से सर्वाधिक प्रभावित है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सूखा के मामले में, सूखा के प्रकोप के मामले में सर्वाधिक झारखंड राज्य का कौन सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित है, कौन सा ज़्यादा इफेक्टेड है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका इसका उत्तर पश्चिमी झारखंड। ठीक है, उत्तर पश्चिमी झारखंड का जो इलाका है वो सबसे ज़्यादा सूखा से ग्रसित है, सूखा से ज़्यादा प्रभावित होता है। उत्तर पश्चिम एरिया जो होता है झारखंड का वो सबसे ज़्यादा सूखा से प्रभावित होता है। तो ये उत्तर पश्चिम में कौन है, उत्तर पश्चिम में अगर हम बात करें झारखंड का, तो ये कौन से इलाके, कौन सा ज़िला होता है, आपका हो गया पलामू। ठीक है, पलामू, गढ़वा और लातेहार, उसके बाद चतरा। ठीक है, चतरा, लोहरदगा। तो ये सारे जो ज़िले हैं, ठीक है, पलामू, गोड्डा, लातेहार, चतरा, लोहरदगा, ये सारे जो ज़िले हैं उत्तर पश्चिम झारखंड के, ये सबसे ज़्यादा सूखा से प्रभावित होते हैं। और इनमें से भी अगर सबसे अधिक पूछे सर्वाधिक कौन सा ज़िला जो है प्रभावित होता है सूखा से, तो है आपका पलामू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड राज्य का कौन सा ज़िला सूखा से सर्वाधिक दुष्प्रभावित होता है। देखिए क्वेश्चन पूछ दिया पलामू। ठीक है, तो पलामू जो है झारखंड राज्य का एक ऐसा ज़िला है जो सूखा से ज़्यादा प्रभावित होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड राज्य में सूखा जैसी समस्या से निपटने हेतु निम्न में से कौन से कदम कारगर सिद्ध होंगे। ठीक है, झारखंड में पूछा जा रहा है कि अगर हमें सूखा से निपटना है, सूखा का जो प्रॉब्लम है उससे हमें निपटना है, तो उसके लिए कौन सा कदम जो है सही साबित होगा, कारगर सिद्ध होगा। वाटर शेड मैनेजमेंट, जलाशयों का निर्माण, वृक्षों की कटाई पर नियंत्रण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन डी जो है इसका राइट होगा। क्योंकि अगर हम वाटर शेड मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है, वाटर शेड मैनेजमेंट करते हैं, इससे भी क्या होगा, सूखा से निपटा जा सकता है। जैसे जो बारिश का पानी होता है, अगर हम उसको वाटर रिजर्वेशन करना स्टार्ट कर दें, ठीक है, जैसे कि राजस्थान के लोग करते हैं ना, जल के पानी को संग्रह करते हैं और उसको डोमेस्टिक यूज के यानी घरेलू यूज में इस्तेमाल करते हैं, तो सूखा से बचा जा सकता है। अगर वाटर रिजर्वेशन हम मैनेजमेंट अगर लाएँ, वाटर शेड मैनेजमेंट लाएँ, तो इससे जो है सूखा से निपटा जा सकता है। जलाशयों का निर्माण, अगर हम जलाशय का निर्माण करेंगे, छोटे छोटे जलाशय, ठीक है, तो उससे भी क्या है, सूखा से हम बच सकते हैं। वृक्षों की कटाई पर नियंत्रण, अगर हम वृक्ष की कटाई कम करेंगे तो जो है हमारा क्लाइमेट जो होगा हमारे अकॉर्डिंग होगा, बादल बनेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से बारिश होगी। तो बारिश कराने के लिए जो है वृक्षों का होना जो है हमारे इन्वायरमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वृक्ष के वजह से जो होते हैं, जंगल के वजह से जो होता है बारिश भी होती है। तो याद रखिएगा ये तीनों जो है ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ये तीनों कदम ऐसे कदम है जिससे जो है सूखा से निपटा जा सकता है, इसलिए ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड राज्य में तड़ित झंझा एक प्रमुख आपदा है जिसके व्यापक पैमाने पर जान माल की हानि होती है। इस समस्या से निपटने हेतु निम्न में से कौन से उपाय कारगर सिद्ध होंगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि झारखंड राज्य में जो तड़ित झंझा होती है एक प्रकार का आपदा होता है। देखते हैं ना कि जैसे बिजली कड़कती है, बिजली कड़कने की वजह से जब बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है, मवेशियों की, जानवरों का, इंसानों की क्या होती है, जान चली जाती है, काफ़ी व्यापक तरीके से जो है नुकसान होता है। तो तड़ित झंझा एक प्रमुख आपदा है, तो इससे बचने के लिए कौन से ऐसे कदम उठाए जो कि कारगर सिद्ध होंगे। तो ऑप्शन है वर्षा के दौरान घरों से बाहर ना निकलना। जी बिल्कुल, अगर जब बारिश हो रही है तो उस दौरान घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, घर में ही सुरक्षित रहना चाहिए। वर्षा के समय पेड़ों के नीचे नहीं रुकना। ऐसा कहा जाता है गाँवों में कि जब बारिश हो रही है तो बारिश से बचने के लिए पेड़ पौधे के नीचे कभी भी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि जो होते हैं तड़ित जो होते हैं, बिजली जो गिरता है सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे में ही गिरता है। तो ये भी सही है कि वर्षा के समय जो है पेड़ों के नीचे नहीं रुकना है। बिजली एवं तार के खंभे से दूर रहना है। जो इलेक्ट्रिसिटी पोल होते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक पोल होते हैं और तार होते हैं, बिजली के तार, उन खंभों से, ठीक है, उनसे क्या रहना है, दूर रहना है। तो ये तीनों क्या है, सही है।
इसीलिए ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ये तीनों ऐसे कदम हैं जिससे तड़ित झंझा से बचा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड में से कौन सा क्षेत्र भूमिगत कोयला खदानों में आग से होने वाली आपदा के कारण सर्वाधिक चर्चा में रहता है? ऑप्शन ए झरिया, तिलैया, रूका, टोरी। इसका जो सही आंसर होगा आपका झरिया। कौन सा? झरिया। ठीक है, झरिया कहाँ पे है? धनबाद डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है? धनबाद डिस्ट्रिक्ट में है। और धनबाद को कोल नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोल नगरी। कोल नगरी कहा जाता है क्योंकि धनबाद में जो है कोल माइंस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोयलों का खनन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड के जंगलों में आग लगने के प्रमुख कारण क्या हैं? झारखंड के जो जंगलों में आग लगती है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? मेन कारण क्या है? आम लोगों द्वारा ज्वलनशील वस्तुओं का जंगलों में प्रयोग। जी बिल्कुल, अगर जो इंसान है ज्वलनशील यानी जलने वाले वस्तु जो होते हैं जंगल में इस्तेमाल करेंगे, उसको वहीं छोड़ देंगे तो स्वाभाविक है कि जंगल में आग लग जाएगा। जैसे हम लोग पिकनिक करने जाते हैं ना, तो पिकनिक करने जाते हैं तो खाना बनाते हैं, उसके बाद जो आग जलाते हैं उसको हम लोग बुझाते नहीं, जिसकी वजह से क्या होता है धीरे धीरे पूरे जंगल में आग फैल जाती है। तो एक ये भी कारण है। मानव द्वारा वनोत्पादों के संग्रहण के दौरान रोशनी हेतु आग जलाना। और जो मानव जो होते हैं जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट का संग्रहण करते हैं, ठीक है, जो जैसे फल फूल होते हैं उसको जैसे जमा करने के दौरान, जैसे आप लोग देखते होंगे जंगलों में जो होता है महुआ चुनने के लिए लोग जाते हैं। गांव से लोग जो होते हैं बहुत सारे लोग जंगलों में महुआ चुनने के लिए जाते हैं। तो वो सारे चीज़ को जमा करने के लिए जो होते हैं आसपास की जो गंदगी होती है, पत्ते होते हैं सूखे हुए, उसको जलाया जाता है, जिसके वजह से भी क्या होता है जंगलों में आग लगने की चांसेस बढ़ जाती है। तो एक ये भी कारण है। शुष्क पतझड़ वनों के आपस में टकराने से उत्पन्न होती है। और जो शुष्क पतझड़ होते हैं, ठीक है, जो सूखे हुए पत्ते होते हैं उसको आपस में टकराने से फ्रिक्शन पैदा होता है। ठीक है, फ्रिक्शन होने की वजह से क्या होता है उसमें आग लग जाता है। तो ये तीनों ऑप्शन क्या है? सही है, इसलिए ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। झारखंड में जंगलों में आग लगने के जो प्रमुख कारण है ये तीनों प्रमुख कारण है। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड के जंगलों में आग जैसी आपदा से निपटने हेतु निम्न में से प्रयास कारगर सिद्ध होंगे। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि झारखंड के जंगलों में आग जैसी आपदा से अगर निपटना है तो कौन सा प्रयास जो है सबसे बेस्ट होगा ताकि जंगल में आग ना लगे। ऑप्शन ए, अत्यधिक वायु के वृक्षों को काटकर उन्हें उनके स्थान पर नए वृक्ष लगाने चाहिए। ठीक है, जो पुराने पेड़ होते हैं, ठीक है, वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। जो पुराने पेड़ होते हैं वो सूखे होने के कारण उसमें आग बहुत जल्दी से तेज़ी से पकड़ लेता है। तो उसका उपाय क्या है? जो पुराने पेड़ है उसको काट करके उसके जगह पे नए पेड़ लगाना चाहिए। ये जो है सही है। जंगलों में फायर वॉच टावर का निर्माण किया जाना चाहिए। जंगलों में जो है फायर वॉच टावर का निर्माण किया जाना चाहिए। इससे भी क्या होगा जंगल में जो है आग लगने से बचाया जा सकता है। वनों का सड़कों द्वारा विभाजन किया जाना चाहिए। ठीक है, और वनों को जो है सड़कों द्वारा विभाजन किया जाना चाहिए। जैसे मान के चलिए वन है, ठीक है, ये क्या है वन है, तो बीच में क्या होना चाहिए सड़क निकाल देना चाहिए। ठीक है, बीच में सड़क निकाल देना चाहिए ताकि जो है यहाँ के जो पेड़ पौधे होंगे और यहाँ के पेड़ पौधे होंगे इसमें दोनों में आपस में क्या होगा आग नहीं लग पाएगा। तो ये भी जो तरीका है बिल्कुल सही है। तो तीनों जो ऑप्शन दिया हुआ बिल्कुल राइट है। ये तीनों कारगर ऑप्शन है, इससे जो है बचाया जा सकता है जंगल को आग लगने से। इसलिए ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। ठीक है, उपरोक्त में से सभी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड में जंगली हाथियों द्वारा मानवीय बसावट क्षेत्र में किए जाने वाले आक्रमण का प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो जंगली हाथी होते हैं उसके द्वारा जो है आक्रमण क्यों किया जाते हैं गांव में। देखते होंगे अक्सर जो हाथी होते हैं धान के सीजन में जंगल से निकल करके एक झुंड बनाकर गाँव की ओर प्रस्थान कर जाते हैं और गाँव में घुसने के बाद काफ़ी उत्पात मचाते हैं और काफ़ी धन का नुकसान करते हैं और जान माल की भी क्षति हो जाती है। कई लोग उस हाथी के चपेट में आने की वजह से मर भी जाते हैं। तो इसका क्या कारण है? हाथियों का अपने रास्ते से भटक जाना। हाथी जो होते हैं अपने रास्ते से भटक जाते हैं, ये तो सही इसका आंसर नहीं होगा, है ना। हाथियों द्वारा मानव बस्ती से आवाज़ सुनकर वहाँ पहुँचना, जी ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी, मानव द्वारा हाथियों के प्राकृतिक आवास में हस्तक्षेप किया जाना, जी इसका जो ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा। मानव जो होते हैं, इंसान जो होते हैं, वो हाथियों का जो प्राकृतिक आवास होता है जंगल,
हाथी कहाँ पे रहते हैं? जंगल में रहते हैं। तो जंगल का जो प्राकृतिक हाथियों का जो प्राकृतिक आवास है वो जंगल है। अगर मानव इंसान जो है अपने डोमेस्टिक अपने फ़ायदे के लिए, अपने घरेलू यूज के लिए अगर जंगलों को काटेंगे तो वहाँ पे रहने वाले हाथी जो है फाइनली जो है गांव की ओर प्रस्थान कर जाएंगे और वहाँ पे उत्पात मचाएंगे। तो इसका जो सही कारण है, मानव द्वारा हाथियों का जो घर होता है उसको उजाड़ा जाता है, काटा जाता है। इसीलिए जो है जंगल इसीलिए जो है हाथी जो होते हैं जंगल से निकल के गाँव की ओर आते हैं और आक्रमण करना स्टार्ट कर देते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। झारखंड में जंगली हाथियों के ग्रामीण बसावट में प्रवेश करने पर उन्हें भगाने हेतु किस प्रकार के तरीकों का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन पूछा रहता है कि जब जंगली हाथी जो होता है, जंगली हाथी जब ग्रामीण में प्रवेश कर जाती है तो उसको भगाने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं? ठीक है, ढोल नगाड़े बजाना। जी, ढोल नगाड़े बजाने से भी हाथी क्या होता है? दूर भागता है। आग द्वारा हाथियों को डराना। आग जो होता है हाथी का दुश्मन होता है। आग देखने के बाद हाथी काफ़ी तेज़ी से भाग जाता है। तो ऑप्शन बी भी सही है। मिर्च की गंध द्वारा हाथियों को भगाना। मिर्च का जो गंध होता है उससे भी हाथियों को भगाया जा सकता है, उससे भी हाथी को भगाया जाता है। इसीलिए इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। इन तीनों ऑप्शन से जो है हाथियों को ग्रामीण इलाके से भगाया जा सकता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के किस धारा के तहत किया गया है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो गठन है आपदा प्रबंधन अधिनियम यानी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के किस धारा के तहत इसका गठन किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा धारा आर्टिकल 14(1) के तहत। ठीक है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के धारा 14(1) के तहत जो है झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है, याद रखिएगा। तो इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में JSDMA कहा जाता है, JSDMA कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। कभी कभी क्या होता है फुल फॉर्म भी डायरेक्ट पूछा जाता है, तो याद रखिएगा JSDMA का फुल फॉर्म क्या है? झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जिसे हिंदी में झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कहा जाता है। तो इसका जो गठन हुआ है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के धारा आर्टिकल 41 के तहत किया गया है। अब धारा 14(1) जो है आर्टिकल 41 क्या कहता है? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का जो आर्टिकल 14(1) है ये क्या कहता है कि गवर्नर के पास पावर होता है। ठीक है, गवर्नर के पास पावर, ये अथॉरिटी होता है कि वो अपने स्टेट में SDMA, ठीक है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन कर सकता है। याद रखिएगा किसके ये पावर कौन देता है? आर्टिकल 14(1) कि कोई भी गवर्नर जो होता है अपने स्टेट में वो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट यानी SDMA का गठन कर सकता है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा धारा 14(1). नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है JSDMA में झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको हिंदी में झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कहा जाता है, इनमें से अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा 9 सदस्य। कितने सदस्य होते हैं? टोटल 9 सदस्य, 9 मेंबर जो होते हैं JSDMA में होते हैं। इनमें से कौन कौन 9 सदस्य होते हैं? आपका गृह हो गया, गृह मंत्री से रिलेटेड, वित्त हो गया, स्वास्थ्य शिक्षा चिकित्सा, परिवार कल्याण, कृषि, जल संसाधन, राजस्व एवं भूमि सुधार, पथ निर्माण विभाग। ये सारे क्या है? ये सारे 9 मेंबर्स होते हैं। क्योंकि देखिए अगर बाढ़ आएगा, आपदा आएगी, ठीक है, तो लोगों का घर जाएगा, तो घर से रिलेटेड क्या होगा? गृह वाला जो विभाग होगा उसको काम करना होगा। स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना पड़ेगा, अगर आपदा आ गई तो स्वास्थ्य हो गया, चिकित्सा देना होगा, शिक्षा देना होगा, अगर सड़क खराब हो गया तो सड़क बनाना होगा। तो इस तरीके से सारे 9 डिपार्टमेंट जो होते हैं, इस 9 डिपार्टमेंट जो होते हैं, 9 मेंबर जो होते हैं JSDMA में शामिल होते हैं। अधिकतम सदस्य की अगर हम बात करें तो टोटल 9 होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता हेतु गठित राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता हेतु गठित राज्य की जो कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष
कौन होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा झारखंड के मुख्य सचिव। ठीक है, मुख्य सचिव जो चीफ सेक्रेटरी होता है, ठीक है, जो चीफ सेक्रेटरी होता है वही हेड होता है। कौन होता है? चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड राज्य आपदा विभाग का गठन किस वर्ष किया गया है? ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि झारखंड में डिजास्टर डिपार्टमेंट जो है, डिजास्टर डिपार्टमेंट का गठन कब किया गया है, आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका अक्टूबर 2004 में। कब किया गया है? अक्टूबर 2004 में इसका गठन किया गया है, 2004 में। तो याद रखिएगा, झारखंड राज्य में आपदा विभाग का गठन अक्टूबर 2004 में किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड में आपदा के दौरान राहत कार्य के संचालन हेतु गठित राज्य आपदा कार्रवाई कोष में केंद्र एवं राज्य सरकार की हिस्सेदारी क्रमशः कितनी होती है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि जब आपदा आती है तो उस टाइम जो है राहत कार्य को चलाने के लिए, ठीक है, जो राहत का कार्य होता है उसको चलाने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार का कितना हिस्सा होता है? तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो 75% देती है और राज्य सरकार 75% देती है। इसके लिए क्या किया गया है? राज्य आपदा राहत कोष बनाया गया। क्या बनाया गया है? राज्य आपदा राहत कोष, यानी स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड। क्या बोला जाता है? स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड बनाया गया है। ठीक है, जिसे राज्य आपदा राहत कोष कहते हैं, जिसके तहत केंद्र सरकार 75% जो है अपना खर्चा उठाती है और 25% राज्य सरकार पैसा उठाती है। आपदा के दौरान राहत कार्य का जो कार्य संचालन हो रहा है, आपदा के दौरान जो राहत का कार्य चलता है उसमें जो खर्च होता है तो उसमें से 75% केंद्र सरकार उठाती है और 25% राज्य सरकार उठाती है, याद रखिएगा। इसके लिए स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड यानी राज्य आपदा राहत कोष बना हुआ है। इसका ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड राज्य में किस वर्ष आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई थी? झारखंड राज्य में कौन सा साल था जो आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार किए गए थे? प्लान किस साल तैयार किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2009। ठीक है, 2009 में जो है डिजास्टर मैनेजमेंट का प्लान रेडी हो गया था। 2009 में जो है डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन का जो प्लान था, वो योजना था, वो बिल्कुल रेडी हो गया था। तो याद रखिएगा 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, आपदा से संबंधित विभिन्न पहलुओं के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य के किस संस्थान द्वारा आपदा केंद्र प्रबंधन का संचालन किया जा रहा है? ठीक है, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं 20 दिनों के अंदर में जो है आप लोगों को जेपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को झारखंड जीके का एमसीक्यू में कंप्लीट करवा दूंगा, ताकि आप लोग का आगामी जो 17 मार्च का एग्ज़ाम होने वाला है जेपीएससी का, उसमें काफ़ी हेल्प हो सकता है। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? आपदा में संबंधित विभिन्न पहलुओं के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य के किस संस्थान द्वारा आपदा केंद्र प्रबंधन का संचालन किया जा रहा है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी श्री कृष्ण लोक प्रशासन रांची के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची के द्वारा जो है इसका संचालन, आपदा केंद्र का संचालन किया जा रहा है, याद रखिएगा। तो डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर जो बना है, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर जिसे आपदा केंद्र प्रबंधन कहा जाता है, ठीक है, वो कहाँ पे चलाया जा रहा है? श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची में। और इसकी जो गठन की गई थी, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 2007 ईस्वी में। श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची का जो गठन किया गया था, कब किया गया था? 2007 में किया गया था। और ये क्या है? एक आपदा सेंटर केंद्र है। क्या ये आपदा केंद्र है? ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर है जहाँ पे जो है ट्रेनिंग दिया जाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट से कैसे उभरना है, अगर आपदा आ गई तो उस टाइम किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है, उसका ट्रेनिंग जो है श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची में दिया जाता है, जो कि इसका एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो 2007 में हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड सरकार द्वारा
आपदा प्रबंधन ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र सृजन का गठन किस उद्देश्य से किया गया है? ठीक है, झारखंड सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र सृजन का गठन किस उद्देश्य से किया गया है, इसको आप लोगों को बताना है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था ये था आपदा पूर्व जानकारी तथा इससे जुड़ी समस्याओं के जानकारी एवं उनके प्रभाव को न्यून करने हेतु। ठीक है, ऑप्शन सी जो होगा सही होगा। आपदा प्रबंधन ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र जो है जिसको सृजन कहा जाता है, ठीक है, उसका गठन किया गया था। उसका उद्देश्य क्या था कि जो आपदा होता है, ठीक है, जो आपदा आता है उससे पूर्व जानकारी लोगों को पहुंच सके, उससे पहले जो है आपदा आने से पहले जो है लोगों को सूचना मिल सके और उससे कैसे निपटना है उस चीज़ का अवेयरनेस, उस चीज़ का जागरूक मिले, उस चीज़ का उन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले, ये काम था उसका। उसके बाद उसके प्रभाव को यानी आपदा के प्रभाव को कैसे कम किया जा सके, यही इन सारी चीज़ों के लिए जो है आपदा प्रबंधन ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र का गठन किया गया है। इसका मेन उद्देश्य यही था, याद रखिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। राज्य में सूखा से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? ठीक है, बोला जा रहा है सूखा से जो संबंधित आपदा आती है उसका स्टडी के लिए, उसको कैसे कम करना है, कैसे निपटना है, उसके लिए किसको जिम्मेदारी दी गई है, कौन सा संस्थान को जिम्मेदारी दी गई है? तो वो है आपका बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। कौन सा है? ऑप्शन बी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय यानी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को जो है ये जिम्मेदारी दी गई है कि सूखा से संबंधित जो भी आपदा है उसको आपको स्टडी करना है और उससे कैसे निपटना है, उसके समस्या को कैसे कम करना है, उसके प्रभाव को कैसे घटाया जा सकता है, उसका स्टडी जो है उसकी जिम्मेदारी जो है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को दिया गया है। तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय क्या है? एक वेटनरी कॉलेज है, एक पशुओं के लिए ये हॉस्पिटल है। क्या है? ये एक वेटनरी हॉस्पिटल है जहाँ पे पशुओं को इलाज किया जाता है और ट्रेनिंग भी दिया जाता है। बात करते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का, तो इसकी स्थापना जो है 1980 ईस्वी को की गई है। कब की गई है? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की जो स्थापना है 1980 को की गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। राज्य में खनन से संबंधित आपदा हेतु निम्न में कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि खनन से संबंधित क्या है, खनन से संबंधित जो है आपका कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि खनन की अगर आपदा आएगी तो उसको स्टडी करना है, उसको कैसे निपटना है, ये सारी चीज़ें जो है आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका भारतीय खनन स्कूल धनबाद। इसका किसको जिम्मा दिया गया? भारतीय खनन स्कूल धनबाद को, जो कि कहाँ पे इसको बोला जाता है ISM। क्या बोला जाता है? ISM धनबाद, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। क्या बोला जाता है इसको? ISM यानी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, जो कि धनबाद में है। और इसकी स्थापना कब की गई है? इसकी स्थापना जो है 1926 में की गई है। कब की गई है? 1926 में। कभी कभी ये भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा भारतीय खनन स्कूल धनबाद यानी ISM इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना कब की गई है? 1926 में, और ये धनबाद के ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28। राज्य में भूकंप से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? ठीक है, अब भूकंप से संबंधित जो भी आपदा आएगी उसके लिए कौन से संस्थान को जिम्मेदारी दी गई है? इसका जो सही आंसर होगा आपका BIT मिश्रा। ठीक है, BIT मिश्रा को ये जिम्मेदारी दी गई है कि भूकंप से रिलेटेड जितने भी स्टडी करना है, उससे कैसे निपटना है, अगर उसके भूकंप आ गया तो उसके प्रभाव को कैसे कम करना है, ये सारी जो जिम्मेदारी दी गई है BIT मिश्रा को दिया गया कि इससे जो रिलेटेड है आप शोध करें, आप रिसर्च करें, ये सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। ठीक है, तो कौन सा इंस्टीट्यूट है? BIT मिश्रा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। राज्य में बाढ़ से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राज्य में बाढ़ से संबंधित अगर कोई आपदा आती है तो उसको कैसे निपटना है, उसको कैसे मैनेज करना है और बाढ़ के प्रभाव को कैसे कम करना है, इससे संचालन हेतु जो है किस संस्था को जिम्मेदारी दी गई है? तो इसका जो सही आंसर होगा JSAC को। ठीक है, इसके संचालन के जो जिम्मेदारी दी गई है JSAC को दिया गया है। ठीक है, JSAC को दिया गया है, जिसका फुल फॉर्म होता है
झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जो कहाँ पे है, रांची में है। कहाँ पे है, रांची में है। और रांची में कहाँ, धुरवा में है, ठीक है। रांची में कहाँ, धुरवा में है। और इसकी जो स्थापना की गई है, ये इसकी स्थापना 2003 ईस्वी में की गई है, याद रखिएगा। जेसेक की जो स्थापना है 2003 ईस्वी में की गई है, जिसका फुल फॉर्म है, जिसका पूरा नाम है झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जो कि रांची के धुरवा में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका जो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। राज्य में जंगलों में आग से संबंधित आपदा हेतु निम्न से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर जंगलों में आग लगती है तो उससे संबंधित आपदा को कैसे निपटना है, कैसे कम करना है, इसकी जिम्मेदारी, इसके संचालन का जो जिम्मेदारी है किसको दिया गया है, इसका जो जिम्मेदारी दी गई है BIT मिश्रा को, ठीक है, BIT मिश्रा को इसका जिम्मेदारी दी गई है। तो BIT मिश्रा में क्या था, जंगलों में आग लग गया तो उसको निपटने का, कैसे निपटना है उसको करना है, इसका स्टडी करना है, रिसर्च करना है। और एक ये था BIT मिश्रा को, और एक किस चीज़ के लिए दिया गया था, संचालन के लिए, तो भूकंप के लिए। तो BIT मिश्रा को याद रखिएगा, भूकंप के लिए। और जंगलों में आग लगती है तो उस आपदा से निपटने के लिए जिस तरीके का भी रिसर्च करना, स्टडी करना, उसकी जिम्मेदारी जो है BIT मिश्रा को दिया गया है, जंगलों में आग से निपटने के लिए और भूकंप से निपटने के लिए, और इनके प्रभावों को कम करने की जो जिम्मेदारी है, संचालन का काम जो है BIT मिश्रा को दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। प्रखंड स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है। पूछा जा रहा है कि जो प्रखंड स्तर पर यानी ब्लॉक लेवल पर जो आपदा प्रबंधन समिति का जो गठित होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों से थोड़ा सा बात कर लेता हूँ कि जो आपदा प्रबंधन का जो लेवल होता है, ठीक है, आपदा प्रबंधन समिति का जो मैनेजमेंट का जो काम होता है, लेवल होता है, वो 5 भागों में बांटा जाता है। जैसे आपका हो गया पहला सेंट्रल लेवल पे, दूसरा स्टेट लेवल पे, और थर्ड हो गया आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और चौथा हो गया ब्लॉक लेवल पे, और पांचवा जो हो गया ग्राम लेवल पे, ठीक है, ग्राम लेवल पे। तो आपदा से निपटने के लिए ये जो है 5 स्टेजेज हैं, 5 लेवल पे ये समिति जो होती है गठित की जाती है, जो आपदा से प्रबंधन के लिए काम करती है। सेंट्रल लेवल यानी केंद्र लेवल पे इसका जो अध्यक्ष होता है प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री। और स्टेट लेवल पे जो होता है इसका अध्यक्ष होता है CM यानी मुख्यमंत्री। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होता है, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है इसका होता है आपका DC, ठीक है, जो उपायुक्त होता है वो होता है इसका। और ब्लॉक लेवल पे जो होता है इसका अध्यक्ष कौन होता है, ब्लॉक लेवल पे आपदा प्रबंधन समिति अगर बनती है तो इसका जो अध्यक्ष होता है आपका BDO हो गया, प्रखंड विकास पदाधिकारी जो होता है BDO, ये होता है अध्यक्ष। ग्राम लेवल पे अगर हम बात करें तो इसका जो होता है अध्यक्ष कौन होता है, मुखिया। ग्राम लेवल पे कौन होता है, मुखिया होता है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रखंड स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही राइट आंसर होगा, क्योंकि आपदा प्रबंधन समिति का जो गठन होता है ब्लॉक लेवल पे तो उसका जो अध्यक्ष होता है BDO होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसे हिंदी में प्रखंड विकास पदाधिकारी कहा जाता है। आप लोग भी कुछ दिनों के बाद BDO बन जाइएगा एग्ज़ाम देने के बाद, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ग्राम स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो ग्राम सभा का मुखिया, जैसा कि अभी हम बता दिए, इसमें लेट नहीं करते हैं। ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है ये बताना है। जिला स्तर पर जिला दंडाधिकारी या जिला समाहर्ता या उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है, ठीक है, तो ये तो सही है। जिला स्तर पर जो होता है जिला दंडाधिकारी या जिला समाहर्ता द्वारा या उपायुक्त की अध्यक्षता में ही जिला आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है, याद रखिएगा। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होता है ना, जिला स्तर पे जो आपदा प्रबंधन समिति का गठन होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है, DC होता है, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दिया। दूसरा है प्रखंड स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति का गठन प्रखंड विकास पदाधिकारी का अध्यक्षता में होता है, और जो ब्लॉक लेवल पे होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है, BDO। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, इसलिए उपरोक्त दोनों में से क्या होगा, इसका सही होगा। ऊपर के दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से
किस वर्ष झारखंड राज्य गंभीर सूखे से प्रभावित रहा था? एक बार ऐसा सिचुएशन आया था 2010 में कि पूरा जिला जो है, ठीक है, 2400 जिला जो है सूखा से प्रभावित हो गया था। तो कौन सा साल था? 2010। 2010 में काफ़ी भयंकर सूखा आया था झारखंड में, ठीक है, जिसमें 2400 जिला जो है झारखंड के प्रभावित हुए थे। तो याद रखिएगा 2010 में काफ़ी गंभीर सूखा आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। त्वरित लाइटिंग समस्या से निपटने हेतु एक विशेष ट्रेनिंग मॉड्यूल का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? क्वेश्चन है त्वरित लाइटिंग यानी जो बिजली कड़कती है बरसात के दिनों में, उस समस्या से निपटने हेतु एक विशेष ट्रेनिंग मॉड्यूल का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर क्या होगा? बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची, मैकॉन रांची, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। त्वरित लाइटिंग समस्या से निपटने हेतु एक विशेष ट्रेनिंग मॉड्यूल का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? त्वरित लाइटिंग जो होती है बरसात के दिनों में जो आसमान पे बिजली कड़कती है जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान होता है, तो त्वरित लाइटिंग समस्या से निपटने हेतु एक विशेष ट्रेनिंग मॉड्यूल का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची द्वारा। इसकी जो स्थापना की गई है 2007 ईस्वी में की गई है। कहाँ पे? इसकी स्थापना 2007 ईस्वी में की गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से कौन सी आपदा राज्य की जलवायु को अधिक दुष्प्रभावित करती है? ठीक है, कौन सा आपदा जो है राज्य की जलवायु को सबसे ज़्यादा दुष्प्रभावित करती है? सूखा, लाइटिंग, आग, खनन। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी आग, ठीक है। जलवायु को सबसे ज़्यादा कौन नुकसान करता है? तो आग। देखते होंगे आग जब लगती है कहीं पे जंगलों में तो बहुत सारे धुआं जो होता है, धुआं में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, अलग अलग गैसेस होते हैं। तो ये जो गैसेस होते हैं जो आग से निकलती है, धुआं से निकलती है, जो कि जलवायु को काफ़ी प्रभावित करते हैं। इसका सही आंसर होगा आग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। इनमें से कौन सा सही है? बताना आपको कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA का गठन वर्ष 2006 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 3A के तहत हुई है। बोल रहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसे NDMA कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, का गठन वर्ष 2006 में हुआ है। तो 2006 में जो है इसका गठन बिल्कुल हुआ है। और किसके तहत हुआ है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 3A के तहत हुई है। तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है NDMA आपदा प्रबंधन का शीर्ष निकाय है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो होता है इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। अगर हम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की अध्यक्ष की बात करें तो इसका अध्यक्ष जो होता है PM होता है, यानी प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। अगर हम यहीं पे SDMA की बात करें, ठीक है, SDMA जिसका फुल फॉर्म होता है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका जो अध्यक्ष होता है CM होता है, मुख्यमंत्री, ठीक है, याद रखिएगा। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी SDMA का जो अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री होता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष केंद्रीय गृह सचिव होते हैं। ये भी क्या है? सही है। इसलिए ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ऊपर के तीनों स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे झारखंड में आपदा और आपदा प्रबंधन से संबंधित, उसको हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लिया। आई होप ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा होगा और यूजफुल लगा होगा। ये सारे क्वेश्चन जो है JPSC के लेवल के ही हैं। इसी तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं JPSC के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ से जो है 10 मार्क्स आप सुनिश्चित कर लिए। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।